भैया, मैं बैंक में पैसे जमा करने आया हूँ। पैसे? किसके? तेरे? छोटू, यहाँ 10-20 रुपए जमा नहीं किए जाते, भाग यहाँ से। फटे कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, कंधे पर गंदी सी पोटली, बैंक के गेट पर खड़ा वह बच्चा किसी को भी ग्राहक नहीं लग रहा था। गार्ड ने ऊपर से नीचे देखा और तुरंत हाथ बढ़ाकर बोला, ए, बाहर जाओ। यहां मत खड़े रहो। बच्चा घबरा गया, लेकिन रुका नहीं। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। फिर भी गार्ड ने मजाक में रास्ता दे दिया, जा, अंदर देख ले, पर लाइन में मत घुसना। और बाहर की गरीबी से बिल्कुल अलग दुनिया। बच्चा काउंटर के पास पहुंचा। मुझे पैसे जमा करने हैं। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने उसकी पोटली की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, इसमें कितने होंगे? 100, 200। दूसरे काउंटर से आवाज आई, अरे पहले असली ग्राहकों का काम निपटाओ। बच्चे को किनारे बैठा दिया गया। वह बच्चा पोटली सीने से लगाकर बेंच पर बैठा रहा। एक हर मिनट डर बढ़ता जा रहा था। वह खुद ही उठकर फिर काउंटर पर आ गया। आंखों में आंसू थे। मैडम, प्लीज पैसे जमा कर लीजिए। अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस बार कर्मचारी झल्ला गई। अरे ठीक है, खोलो पोटली, देखते हैं क्या लाया है। जैसे ही पोटली खुली, कमरे की हवा बदल गई। पोटली में ऐसा क्या था जो बैंक वालों की भी आंखें डटी रह गई। जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। सुबह के 11 बजे थे। उस बैंक के अंदर ऐसी की ठंडी हवा थी। बाहर की गरीबी से बिल्कुल अलग दुनिया थी। महंगे सूट पहने बिजनेसमैन आ जा रहे थे। बुजुर्ग दंपति जिनके पास शायद फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे। युवा कपल्स जो होम लोन्स के लिए आए थे। और सब जगह सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और पावर की खुशबू। बच्चा धीरे धीरे अंदर घुसा। उसके पैर कांप रहे थे। पोटली को वह सीने से लगाए रखा जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया थी। काउंटर के पास पहुंचा। 3 काउंटर थे, सब बिजी थे। पहले काउंटर पर एक महिला एम्प्लॉई बैठी थी जो एक बड़े आदमी के साथ कुछ पेपर्स पर दस्तखत कर रही थी। दूसरे पर एक पुरुष एम्प्लॉई जो मेजर ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहे थे। तीसरे पर एक लेडी जो सबसे ज्यादा बिजी लग रही थी। बच्चा तीसरे काउंटर के पास खड़ा हो गया। मुझे पैसे जमा करने हैं। उसकी आवाज बहुत छोटी थी। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने, जिसका नाम था प्रिया, अपनी नजर उठाई। पहले तो उसे ध्यान ही नहीं आया। फिर उसने देखा गंदे कपड़ों में एक छोटा बच्चा एक पुरानी झूठी पोटली पकड़े हुए। प्रिया की मुस्कुराहट एक पल के लिए रुकी, फिर जोर से हंस पड़ी। पैसे जमा करने? इसमें कितने होंगे? उसने पोटली की तरफ कंटेम्पचुअस इशारा किया, जैसे कोई खिलौना हो। 100, 200 या फिर 50 रुपये? दूसरे काउंटर से एक आवाज आई, प्रिया, ये बच्चों के लिए खेल का समय नहीं है। अगर कोई असली काम है तो बताई दे, नहीं तो उसे भेज दे। तीसरे काउंटर से भी, अरे बैंक मैनेजर को बताते हैं ना कि गरीबों का क्या होगा। ये लोग सिर्फ लाइन बढ़ाते हैं और ये बदबू भी फैला देते हैं। पूरे बैंक में एक अनसेड समझ थी, गरीब लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। गरीबी खुद में एक क्राइम है। प्रिया ने अपनी नजर फिर से अपने पेपर्स पर डाल दी। ओके, बैठ जा वहां, जब मेरा काम खत्म हो तो देख लेंगे। बच्चे को एक कोने की बेंच पर बैठा दिया गया, अकेले, उपेक्षा के साथ, डर और इंतजार। वह बच्चा जिसका नाम था राजू पोटली सीने से लगाकर बेंच पर बैठ गया। हर मिनट उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैंक में लोग आते जाते रहे। कुछ ने उसे देखा और हंसे, कुछ ने सहानुभूति से सिर हिलाया, कुछ ने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक बुजुर्ग महिला ने उसके पास आकर प्यार से सिर पर हाथ रखा, लेकिन फिर अपनी बेटी ने उसे खींच लिया। मां, ये लोग गंदे होते हैं। 30 मिनट बीत गए, 45 मिनट, 1 घंटा। प्रिया अब भी अपने काम में लगी थी। दूसरे काउंटर पर नए एम्प्लॉइज आ गए थे, फिर भी राजू को कोई नहीं देख रहा था। राजू की धड़कन तेज हो गई। सबको कहां से पता चलेगा कि उसके पास 10 लाख रुपए हैं? अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास इतने बड़े पैसे हैं, अगर कोई बैड पर्सन इसे जान जाए, अगर बैंक के किसी एम्प्लॉई को अलग ख्याल आ जाए। पर नहीं, वह हार मानने वाला नहीं था। उसके मां बाप ने उसे भेजा था, बेटा ये पैसे बैंक में जमा करा दे। घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। बैंक सबको प्रोटेक्ट करता है। तुम्हें बस सीधे सादे तरीके से काम निपटा देना। कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब राजू को घबराहट हो रही थी, बहुत। वह खुद ही उठकर फिर से काउंटर पर आ गया। आंखों में आंसू थे। मैडम, प्लीज पैसे जमा कर लीजिए। मैं बहुत घबरा गया हूं। अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे।
और मेरी छोटी बहन को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा। ये पैसे उसी के लिए हैं। इस बार प्रिया झल्ला गई। अरे ठीक है, खोलो पोटली, देखते हैं क्या लाया है। उसकी टोन में अब भी उपहास था, लेकिन एक अधूरी जिज्ञासा भी। द मोमेंट जब सब कुछ बदल गया, जैसे ही पोटली खुली, पूरे बैंक की हवा बदल गई। अंदर से निकले 500 के करारे सीधे सीधे नोट। एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, पूरे 100 के बंडल्स नए नोट, अभी अभी बैंक से निकाले हुए, सब के सब प्रॉपरली काउंटेड, सब के सब प्रॉपरली प्रिजर्व्ड। प्रिया की सांस अटक गई। ये तो दूसरे एम्प्लॉइज भी उठकर आ गए। सबका काम छूट गया। कितने कारकर हैं? प्रिया ने तेजी से गिनना शुरू किया। 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। ये तो 10 लाख। पूरे बैंक में एक अलग तरह की फुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे के पास 10 लाख, ये कहां से आया? चोर तो नहीं है ना? गरीब दिख रहा है, पर इतने पैसे कहां से आते हैं गरीबों को? अब हंसी गायब थी। उसकी जगह ले ली थी शक। बहुत गहरा, बहुत जहरीला शक। वही शक जो आमतौर पर गरीब लोगों को ही दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू। मैनेजर को तुरंत बुलाया गया। मैनेजर श्रीमती शर्मा, जो अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठी थीं, बाहर निकली। क्या हुआ? मैडम, इस बच्चे के पास 10 लाख रुपए हैं। श्रीमती शर्मा की आंखें फैल गईं। उन्होंने बच्चे को ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, झूठी पोटली। बस ये तुम्हें ये पैसे कहां से मिले? चोरी किए हैं? किसी से लूटे हैं? या तुम्हारे माता पिता ने ये पैसे गलत तरीके से कमाए हैं? राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मैडम, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। श्रीमती शर्मा ने तुरंत अपना फोन निकाला। पुलिस को बुलाइए, तुरंत। पुलिस आती है। पुलिस आई। थानेदार खुद नहीं आए, 2 कांस्टेबल्स आए, वो भी जल्दबाजी में। उन्होंने बच्चे की बांह पकड़ी। चल, थाने चलते हैं। राजू की पूरी दुनिया एक पल में बदल गई। घबराहट, डर, अकेलापन। लोग देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं। हाँ, गरीब लोग ही चोर होते हैं। देख लिया ना? राजू सारी रात रो चुका था, अब रो भी नहीं सकता था। मैंने कुछ नहीं चुराया। सच, ये पैसे मेरे माँ बाप ने खेत बेचकर दिए हैं। पर किसी के कान में बात नहीं गई। पोटली और सारे पैसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दिए गए। एक पुलिस टैग लगा दिया गया। एविडेंस, एग्जिबिट ए, और राजू को पकड़कर ले जाया गया। बैंक के लोग देखते रह गए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रुका। थाने में इनजस्टिस की शुरुआत। थाने में थानेदार सिंह बैठे थे। ग्रम्पी, तेज आवाज वाला आदमी। उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी, बस अपना काम पूरा करना। बहुत से केसेस, बहुत से बच्चे, बहुत से झूठे आरोप। सच बता, वह गर्जा। कहां से चुराए ये पैसे? किसके घर में डकैली डाली? किस दुकान को लूटा? किस एटीएम को तोड़ा? राजू रो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पैसे मेरे दादा की जमीन थी। शहर बड़ा हुआ तो जमीन का प्राइस बढ़ गया। मेरे पापा ने आधा खेत बेच दिया। उस पैसे से मेरी बहन को स्कूल भेजेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर थानेदार हंस रहा था। आपने, तू जैसे के? अरे, ये सब फेक स्टोरीज सबके पास होती हैं। हाँ, तूने ही चुराए होंगे। थानेदार ने फाइल खोल दी। एक नई फाइल, एक नया केस, और लिखना शुरू किया। डेट, आज की तारीख, नाबालिग को चोरी का आरोप, अरेस्टेड विदाउट वारंट, स्टोलन कैश, 10-0-0, सस्पेक्टेड क्रिमिनल एक्टिविटी। दूसरे केसेस के लिए भी संदेह है। बस ऐसे ही, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रॉपर क्वेश्चनिंग के, बिना किसी अथॉरिटी के, सिर्फ इसलिए कि बच्चा गरीब दिखता है। माता पिता की आशा। उसी रात राजू के माता पिता को खबर मिली। उनकी दुनिया धराशायी हो गई। अगले सुबह वे थाने पहुंचे, रोते बिलखते। हमारा बेटा चोर नहीं है, हमारा बेटा ऑनेस्ट है। ये पैसे कहां से आए, ये हम बता सकते हैं। पर थानेदार ने उन्हें भी झूठ का दोषी बताया। तुम दोनों मिलकर चोरी करते हो, बेटे को भेजते हो काम करने के लिए, और फिर ये बहाना बना रहे हो। नरेश और मीना, राजू के माता पिता, असहाय थे। कोई लॉयर नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई पावरफुल कनेक्शन नहीं, सिर्फ सच, जो किसी के काम न ही आ रही थी। वकील का आगमन। तभी थाने का दरवाजा जोर से खुला। एक गरीब दंपति हांफते हांफते अंदर आए। उसके पीछे एक आदमी बिना जूते का, सूट पहना हुआ, कुछ फाइल्स थामे। एक वकील, राज वर्मा, एक रिप्यूटेड लॉयर,
जो उस इलाके के गरीबों के लिए काम करता था। एक अनजान क्यों? क्योंकि राजू के माता पिता के एक दोस्त ने उसे कॉल किया था। भैया, हमारे बच्चे को रॉन्गली अरेस्ट कर दिया है बैंक वाले, बस कुछ कर दो। वकील ने सब कुछ सुना, सब कुछ समझा और तुरंत कार निकाल दी। वह बोला, ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं इस बच्चे को बचाऊंगा। कानूनी जंग। मेरा नाम राज वर्मा है। वकील ने थानेदार को फेस करते हुए कहा, मैं इस बच्चे का वकील हूं। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेज पर रखे। ये जमीन के कागज हैं, ये प्रॉपर्टी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये सेल डीड है, ये बैंक रिसीट है, ये टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट है। सब कुछ लीगल है, सब कुछ वैलिड है। इनके परिवार के पास उनके दादा के जमाने से एक खेत की जमीन है। शहर की बाउंड्रीज बढ़ने के साथ वह जमीन वैल्यूएबल हो गई। 20 लाख की थी ये जमीन, मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम में बेची गई है। 10 लाख उसका एक हिस्सा। ये पैसे बिल्कुल लीगल हैं। वन डॉट रेड आर्ट। कोई चोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं। थानेदार को अब चुप हो जाना पड़ा। वकील का ताकतवर भाषण। सुनो थानेदार जी। वकील की आवाज पूरे थाने में गूंजी। बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, बिना किसी वारंट के, बिना बच्चे की बात सुने आपने उसे गिरफ्तार किया, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब दिख रहा था, कि उसके कपड़े फटे थे, कि उसके पास पैसे होने की औकात नहीं है। ये अन्याय है, ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये गैर कानूनी भी है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये बच्चा राजू एब्सोल्युटली इनोसेंट है और आप उसे गलत तरीके से अरेस्ट करके एक बहुत बड़ा लीगल वायलेशन कर चुके हो। अगर आप अभी इस बच्चे को इमीडिएट रिलीज नहीं करते तो मैं हाई कोर्ट में सीधे जाऊंगा और मैं आपके खिलाफ और इस बैंक के खिलाफ एक प्रॉपर केस दर्ज करूंगा। फॉल्स अरेस्ट का, विरियार, रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट का, डिस्क्रिमिनेशन का। यह बच्चा इस सिस्टम का विक्टिम है, लेकिन मैं उसे जस्टिस दिलवाऊंगा। थानेदार सिंह का चेहरा लाल हो गया, बहुत लाल। आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन बिना प्रूफ के किसी को गिरफ्तार करना, वह भी बच्चे को, ये तो अनफेयर है और मैं अभी लीगल नोटिस इश्यू करूंगा। थानेदार को पता था कि वह गलत था, पूरी तरह गलत। कुछ घंटों बाद राजू को छोड़ा गया। उसके माता पिता उसे गले लगा रहे थे, आंसू बह रहे थे, खुशी के, राहत के। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ। बैंक के मैनेजर को एक फॉर्मल नोटिस दिया गया। आपने बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, सिर्फ गरीबी के आधार पर एक बच्चे को सस्पेक्ट किया। यह ग्रोस वायलेशन ऑफ कस्टमर राइट्स है। आपको इमीडिएट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके बैंक की इंटरनल पॉलिसीज में मेजर सुधार होंगे और अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना हुई तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बैंक के सारे एम्प्लॉयज, प्रिया से लेकर दूसरे, सब अपनी अपनी जगह शर्मिंदा बैठे थे। थानेदार को भी एक फॉर्मल वार्निंग दिया गया। उसके रिकॉर्ड में एक नोट जोड़ा गया, इलीगल अरेस्ट ऑफ अ माइनर विदाउट वारंट टू बी मॉनिटर्ड इन फ्यूचर। अगले दिन बदलाव की शुरुआत। अगले दिन राजू अपने माता पिता के साथ फिर से बैंक गया। इस बार पूरा एटमॉस्फेयर अलग था, सब सहज था, सब शांत था। मैनेजर खुद उसे वेलकम किया। बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत ट्रीट किया। ये बैंक की गलती थी, हमारी फेलियर थी। प्रिया ने शर्मिंदगी से अपने कंधे झुका दिए। बेटा, मुझे सच में बहुत सॉरी हूं, मैं तुम्हें गलत समझी थी। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से जज किया और ये बहुत गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। राजू ने सिर्फ माथा लगा दिया, कोई शब्द नहीं। शब्दों की जरूरत नहीं थी। खाता खोला जाता है और इस बार जब राजू के पैसे जमा किए गए तो उसे एक स्पेशल सेविंग अकाउंट दिया गया। 10 लाख का इनिशियल डिपॉजिट। सीनियर मैनेजर ने खुद अकाउंट खोला, सबसे प्रॉपर हेल्प दी गई। एटीएम कार्ड दिया गया, पासबुक दी गई, ऑनलाइन बैंकिंग सेटअप दी गई और एक स्पेशल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया गया, एक पिगी बैंक, जिस पर लिखा था, टू राजकुमार एज 11, अ यंग मैन विद इंटेग्रिटी एंड करेज, योर ऑनेस्टी विल टेक यू फार। गरीब पिता अपने बेटे की बहादुरी पर फूला न समा रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा, मेरा गर्व। मां अपने बेटे को गले लगा रही थी। तुमने ये सब सहा, फिर भी सच रहे। बहुत गर्व है मुझे। सिस्टेमिक चेंज। कुछ महीनों बाद उस बैंक में एक नोटिस लगा, एक बहुत बड़ा नोटिस, सबके सामने। इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल कस्टमर्स एंड स्टाफ। अगर हम किसी को सिर्फ उसके कपड़ों से जज करेंगे तो हम गलत करेंगे। गरीबी कोई क्राइम नहीं है। हर ग्राहक, चाहे वह कितना भी गरीब दिखता हो, डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी। हर ट्रांजैक्शन वैलिड है, चाहे वह 50 का हो या 50 लाख का। हम सब कस्टमर्स को समानता और सम्मान के साथ ट्रीट करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा प्रॉमिस है।
हर एम्प्लॉय को कंपल्सरी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाएगी। धन्यवाद एक बच्चे को जिसने हमें इंसानियत सिखाई। उस नोटिस के नीचे एक तस्वीर थी, राजू की हाथ जोड़े, शांत चेहरा, आंखों में गरिमा, उसके हाथ में अपने नए एटीएम कार्ड, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट। फाइनल मैसेज। दोस्तों, यह एक कहानी है, लेकिन यह कोई फिक्शनल कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन ऐसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान में नहीं। पैसा बैंक में जमा होता है, दिल में नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे से फैसला करता है वह अक्सर सच के सामने शर्मिंदा हो जाता है। एक बच्चा जिसके कपड़े फटे थे ने पूरे बैंक को सीख दे गया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि जब तक हम दूसरों को उनके कपड़ों से नहीं, उनके दिल से देखेंगे, तब तक बहुत सी खूबसूरत कहानियां हमारे सामने से गुजर जाएंगी बिना हम उन्हें देख सकें। हर बच्चा, हर गरीब, हर इंसान, सबके पास एक कहानी है, सबके पास एक सपना है, सबके पास एक अधिकार है, सम्मान का, गरिमा का, समानता का। थे और सब जगह सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और पावर की खुशबू। बच्चा धीरे धीरे अंदर घुसा, उसके पैर कांप रहे थे। पोटली को वह सीने से लगाए रखा जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया थी। काउंटर के पास पहुंचा। 3 काउंटर थे, सब बिजी थे। पहले काउंटर पर एक महिला एम्प्लॉई बैठी थी जो एक बड़े आदमी के साथ कुछ पेपर्स पर दस्तखत कर रही थी। दूसरे पर एक पुरुष एम्प्लॉई जो मेजर ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहे थे। तीसरे पर एक लेडी जो सबसे ज्यादा बिजी लग रही थी। बच्चा तीसरे काउंटर के पास खड़ा हो गया। मुझे पैसे जमा करने हैं। उसकी आवाज बहुत छोटी थी। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने, जिसका नाम था प्रिया, अपनी नजर उठाई। पहले तो उसे ध्यान ही नहीं आया, फिर उसने देखा गंदे कपड़ों में एक छोटा बच्चा एक पुरानी झूठी पोटली पकड़े हुए। प्रिया की मुस्कुराहट एक पल के लिए रुकी, फिर जोर से हंस पड़ी। पैसे जमा करने? इसमें कितने होंगे? उसने पोटली की तरफ कंटेम्पचुअस इशारा किया, जैसे कोई खिलौना हो। 100, 200 या फिर 50 रुपये? दूसरे काउंटर से एक आवाज आई, प्रिया, ये बच्चों के लिए खेल का समय नहीं है। अगर कोई असली काम है तो बताई दे, नहीं तो उसे भेज दे। तीसरे काउंटर से भी, अरे बैंक मैनेजर को बताते हैं ना कि गरीबों का क्या होगा। ये लोग सिर्फ लाइन बढ़ाते हैं और ये बदबू भी फैला देते हैं। पूरे बैंक में एक अनसेड समझ थी, गरीब लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। गरीबी खुद में एक क्राइम है। प्रिया ने अपनी नजर फिर से अपने पेपर्स पर डाल दी। ओके, बैठ जा वहां, जब मेरा काम खत्म हो तो देख लेंगे। बच्चे को एक कोने की बेंच पर बैठा दिया गया, अकेले, उपेक्षा के साथ, डर और इंतजार। वह बच्चा जिसका नाम था राजू, पोटली सीने से लगाकर बेंच पर बैठ गया। हर मिनट उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैंक में लोग आते जाते रहे। कुछ ने उसे देखा और हंसे, कुछ ने सहानुभूति से सिर हिलाया, कुछ ने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक बुजुर्ग महिला ने उसके पास आकर प्यार से सिर पर हाथ रखा, लेकिन फिर अपनी बेटी ने उसे खींच लिया। मां, ये लोग गंदे होते हैं। 30 मिनट बीत गए, 45 मिनट, 1 घंटा। प्रिया अब भी अपने काम में लगी थी। दूसरे काउंटर पर नए एम्प्लॉईज आ गए थे, फिर भी राजू को कोई नहीं देख रहा था। राजू की धड़कन तेज हो गई। सबको कहां से पता चलेगा कि उसके पास 10 लाख रुपए हैं? अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास इतने बड़े पैसे हैं, अगर कोई बैड पर्सन इसे जान जाए, अगर बैंक के किसी एम्प्लॉई को अलग ख्याल आ जाए। पर नहीं, वह हार मानने वाला नहीं था। उसके मां बाप ने उसे भेजा था, बेटा ये पैसे बैंक में जमा करा दे, घर पर रखना सुरक्षित नहीं है, बैंक सबको प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें बस सीधे सादे तरीके से काम निपटा देना, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब राजू को घबराहट हो रही थी, बहुत। वह खुद ही उठकर फिर से काउंटर पर आ गया। आंखों में आंसू थे। मैडम, प्लीज पैसे जमा कर लीजिए। मैं बहुत घबरा गया हूं। अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे और मेरी छोटी बहन को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा। ये पैसे उसी के लिए हैं। इस बार प्रिया झल्ला गई। अरे ठीक है, खोलो पोटली, देखते हैं क्या लाया है। उसकी टोन में अब भी उपहास था, लेकिन एक अधूरी जिज्ञासा भी। द मोमेंट जब सब कुछ बदल गया, जैसे ही पोटली खुली, पूरे बैंक की हवा बदल गई। अंदर से निकले 500 के करारे, सीधे सीधे नोट। 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 100 के बंडल्स। नए नोट, अभी बैंक से निकाले हुए, सबके सब प्रॉपरली काउंटेड, सबके सब प्रॉपरली प्रिजर्व्ड।
प्रिया की सांस अटक गई। ये तो दूसरे एम्प्लॉइज भी उठकर आ गए। सबका काम छूट गया। कितने कारकर हैं? प्रिया ने तेजी से गिनना शुरू किया। 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। ये तो 10 लाख। पूरे बैंक में एक अलग तरह की फुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे के पास 10 लाख, ये कहां से आया? चोर तो नहीं है ना? गरीब दिख रहा है, पर इतने पैसे कहां से आते हैं गरीबों को? अब हंसी गायब थी। उसकी जगह ले ली थी शक। बहुत गहरा, बहुत जहरीला शक। वही शक जो आमतौर पर गरीब लोगों को ही दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू। मैनेजर को तुरंत बुलाया गया। मैनेजर श्रीमती शर्मा, जो अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठी थीं, बाहर निकली। क्या हुआ? मैडम, इस बच्चे के पास 10 लाख रुपए हैं। श्रीमती शर्मा की आंखें फैल गईं। उन्होंने बच्चे को ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, झूठी पोटली। बस ये तुम्हें ये पैसे कहां से मिले? चोरी किए हैं? किसी से लूटे हैं? या तुम्हारे माता पिता ने ये पैसे गलत तरीके से कमाए हैं? राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मैडम, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। श्रीमती शर्मा ने तुरंत अपना फोन निकाला। पुलिस को बुलाइए, तुरंत। पुलिस आती है। पुलिस आई। थानेदार खुद नहीं आए। 2 कांस्टेबल्स आए, वो भी जल्दबाजी में। उन्होंने बच्चे की बांह पकड़ी। चल, थाने चलते हैं। राजू की पूरी दुनिया एक पल में बदल गई। घबराहट, डर, अकेलापन। लोग देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं। हाँ, गरीब लोग ही चोर होते हैं। देख लिया ना? राजू सारी रात रो चुका था, अब रो भी नहीं सकता था। मैंने कुछ नहीं चुराया। सच, ये पैसे मेरे माँ बाप ने खेत बेचकर दिए हैं। पर किसी के कान में बात नहीं गई। पोटली और सारे पैसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दिए गए। एक पुलिस टैग लगा दिया गया। एविडेंस, एग्जिबिट ए। और राजू को पकड़कर ले जाया गया। बैंक के लोग देखते रह गए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रुका। थाने में इनजस्टिस की शुरुआत। थाने में थानेदार सिंह बैठे थे। ग्रम्पी, तेज आवाज वाला आदमी। उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी, बस अपना काम पूरा करना। बहुत से केसेस, बहुत से बच्चे, बहुत से झूठे आरोप। सच, सच बता। वह गरजा। कहां से चुराए ये पैसे? किसके घर में डकैली डाली? किस दुकान को लूटा? किस एटीएम को तोड़ा? राजू रो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पैसे मेरे दादा की जमीन थी। शहर बड़ा हुआ तो जमीन का प्राइस बढ़ गया। मेरे पापा ने आधा खेत बेच दिया। उस पैसे से मेरी बहन को स्कूल भेजेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर थानेदार हंस रहा था। आपने, तू जैसे के? अरे, ये सब फेक स्टोरीज सबके पास होती हैं। हाँ, तूने ही चुराए होंगे। थानेदार ने फाइल खोल दी। एक नई फाइल, एक नया केस, और लिखना शुरू किया। डेट, आज की तारीख। नाबालिग को चोरी का आरोप। अरेस्टेड विदाउट वारंट। स्टोलन कैश 10-0-0। सस्पेक्टेड क्रिमिनल एक्टिविटी। दूसरे केसेस के लिए भी संदेह है। बस ऐसे ही, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रॉपर क्वेश्चनिंग के, बिना किसी अथॉरिटी के, सिर्फ इसलिए कि बच्चा गरीब दिखता है। माता पिता की आशा। उसी रात राजू के माता पिता को खबर मिली। उनकी दुनिया धराशायी हो गई। अगले सुबह वे थाने पहुंचे, रोते बिलखते। हमारा बेटा चोर नहीं है, हमारा बेटा ऑनेस्ट है। ये पैसे कहां से आए ये हम बता सकते हैं। पर थानेदार ने उन्हें भी झूठ का दोषी बताया। तुम दोनों मिलकर चोरी करते हो, बेटे को भेजते हो काम करने के लिए, और फिर ये बहाना बना रहे हो। नरेश और मीना, राजू के माता पिता, असहाय थे। कोई लॉयर नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई पावरफुल कनेक्शन नहीं, सिर्फ सच जो किसी के काम न ही आ रही थी। वकील का आगमन। तभी थाने का दरवाजा जोर से खुला। एक गरीब दंपति हांफते हांफते अंदर आए। उसके पीछे एक आदमी बिना जूते का, सूट पहना हुआ, कुछ फाइल्स थामे। एक वकील, राज वर्मा, एक रिप्यूटेड लॉयर जो उस इलाके के गरीबों के लिए काम करता था। एक अनजान क्यों? क्योंकि राजू के माता पिता के एक दोस्त ने उसे कॉल किया था। भैया, हमारे बच्चे को रॉन्गली अरेस्ट कर दिया है बैंक वाले, बस कुछ कर दो। वकील ने सब कुछ सुना, सब कुछ समझा और तुरंत कार निकाल दी। वह बोला, ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इस बच्चे को बचाऊंगा। कानूनी जंग। मेरा नाम राज वर्मा है। वकील ने थानेदार को फेस करते हुए कहा, मैं इस बच्चे का वकील हूं। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेज पर रखे। ये जमीन के कागज हैं, ये प्रॉपर्टी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये सेल डीड है, ये बैंक रिसीट है, ये टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट है। सब कुछ लीगल है,
सब कुछ वैलिड है। इनके परिवार के पास उनके दादा के जमाने से एक खेत की जमीन है। शहर की बाउंड्रीज बढ़ने के साथ वह जमीन वैल्यूएबल हो गई। 20 लाख की थी ये जमीन, मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम में बेची गई है। 10 लाख उसका एक हिस्सा। ये पैसे बिल्कुल लीगल हैं। वनडॉर्ड रेडाट, कोई चोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं। थानेदार को अब चुप हो जाना पड़ा। वकील का ताकतवर भाषण, सुनो थानेदार जी। वकील की आवाज पूरे थाने में गूंजी। बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, बिना किसी वारंट के, बिना बच्चे की बात सुने आपने उसे गिरफ्तार किया, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब दिख रहा था, कि उसके कपड़े फटे थे, कि उसके पास पैसे होने की औकात नहीं है। ये अन्याय है, ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये गैर कानूनी भी है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये बच्चा राजू एब्सोल्युटली इनोसेंट है और आप उसे गलत तरीके से अरेस्ट करके एक बहुत बड़ा लीगल वायलेशन कर चुके हो। अगर आप अभी इस बच्चे को इमीडिएट रिलीज नहीं करते तो मैं हाई कोर्ट में सीधे जाऊंगा और मैं आपके खिलाफ और इस बैंक के खिलाफ एक प्रॉपर केस दर्ज करूंगा। फॉल्स अरेस्ट का, विरियार, रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट का, डिस्क्रिमिनेशन का। ये बच्चा इस सिस्टम का विक्टिम है, लेकिन मैं उसे जस्टिस दिलवाऊंगा। थानेदार सिंह का चेहरा लाल हो गया, बहुत लाल। आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन बिना प्रूफ के किसी को गिरफ्तार करना, वह भी बच्चे को, ये तो अनफेयर है और मैं अभी लीगल नोटिस इश्यू करूंगा। थानेदार को पता था कि वह गलत था, पूरी तरह गलत। कुछ घंटों बाद राजू को छोड़ा गया। उसके माता पिता उसे गले लगा रहे थे, आंसू बह रहे थे, खुशी के, राहत के। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ। बैंक के मैनेजर को एक फॉर्मल नोटिस दिया गया। आपने बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, सिर्फ गरीबी के आधार पर एक बच्चे को सस्पेक्ट किया। यह ग्रोस वायलेशन ऑफ कस्टमर राइट्स है। आपको इमीडिएट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके बैंक की इंटरनल पॉलिसीज में मेजर सुधार होंगे और अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना हुई तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बैंक के सारे एम्प्लॉयज, प्रिया से लेकर दूसरे, सब अपनी अपनी जगह शर्मिंदा बैठे थे। थानेदार को भी एक फॉर्मल वार्निंग दिया गया। उसके रिकॉर्ड में एक नोट जोड़ा गया, इलीगल अरेस्ट ऑफ अ माइनर विदाउट वारंट टू बी मॉनिटर्ड इन फ्यूचर। अगले दिन बदलाव की शुरुआत। अगले दिन राजू अपने माता पिता के साथ फिर से बैंक गया। इस बार पूरा एटमॉस्फेयर अलग था, सब सहज था, सब शांत था। मैनेजर खुद उसे वेलकम किया। बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत ट्रीट किया। ये बैंक की गलती थी, हमारी फेलियर थी। प्रिया ने शर्मिंदगी से अपने कंधे झुका दिए। बेटा, मुझे सच में बहुत सॉरी हूं, मैं तुम्हें गलत समझी थी। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से जज किया और ये बहुत गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। राजू ने सिर्फ माथा लगा दिया, कोई शब्द नहीं। शब्दों की जरूरत नहीं थी। खाता खोला जाता है तो शायद वह ड्रामा न करना पड़ता, लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाए, जब आपका आखिरी विकल्प बचे, तो सच को खुद को बोलना पड़ता है और सच अपने आप को साबित कर लेता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हिम्मत जान बचाती है। क्योंकि एक छोटा बच्चा बिना किसी पावर के, बिना किसी अथॉरिटी के, बस अपनी आवाज से लाखों की जान बचा सकता है। अगर उसमें साहस हो, सच्चाई हो, दूसरों के लिए फिक्र हो, यह है असली हीरो, यह है असली शक्ति, यह है असली हिम्मत। छोड़ दो मुझे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। प्लीज मेरे बेटे को मत ले जाओ, वो निर्दोष है। हट हट, ड्रामा मत कर, सबूत कोर्ट में देना। वो तो मदद कर रहा था। पुलिस की गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। लोहे की हथकड़ी की खनखनाहट गूंजी और सड़क किनारे खड़ा एक गरीब कचरा बीनने वाला बस देखते रह गया। उसका छोटा सा बेटा फटे पुराने कपड़ों में, डरा हुआ चेहरा लिए, पुलिस की जीप के पीछे गायब हो गया। कुछ ही घंटों बाद जब वही बच्चा कोर्ट में पेश किया गया, वहां बैठे जज की आंखें फटी रह गई। आखिर कौन था वो बच्चा? किस गुनाह में उसे अंदर किया गया था? ये सब जानने के लिए कहानी आखिर तक सुनिए। दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त था। शहर के बड़े शॉपिंग मॉल के सामने धूप सफेद हो चुकी थी। लोग आते जाते, कोई कैब से, कोई बाइक से, कोई पैदल। सड़क के उस पार चाट वाले की दुकान, बगल में चाय वाला, कुछ छोटे छोटे ठेले। अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज आई, चीख, और फिर एक टक्कर। भय से भरी चीख उठी, बच्चा, बच्चा, कोई रोक लो। एक छोटा बच्चा सड़क पर गिर पड़ा। सिर के पास खून की पतली सी धार निकल आई। टक्कर मारने वाली कार एक पल को रुकी, फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, आगे निकल गई।
लोग घबरा गए, भीड़ जमा हो गई। किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने सिर्फ दूर से देखा, किसी ने ओ कहकर अपना सिर हिलाया, पर आगे बढ़ने की हिम्मत कम लोगों ने की। और उसी भीड़ में कूड़ेदान के पास खड़ा एक कचरा बीनने वाला बच्चा सबसे पहले आगे बढ़ा। उसका नाम था चिंटू। उम्र 12-13 साल। हाथ में प्लास्टिक की बोरी, जिसमें कांच की बोतलें, प्लास्टिक, कबाड़ भरा था। कपड़े मैले, पैरों में चप्पल अधूरी, बालों में धूल, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ चिंता। वो दौड़कर घायल बच्चे तक पहुंचा, धीरे से उसे उठाया, सड़क के बीच से हटाकर साइड में लिटाया। अपनी फटी हुई टी शर्ट का हिस्सा फाड़कर बच्चे के सिर के पास बांधने लगा ताकि खून रुक सके। अंकल, पानी है क्या? उसने आसपास खड़े किसी से पूछा। किसी ने बोतल आगे बढ़ाई। उसने हल्का सा पानी बच्चे के चेहरे पर डाला। भैया, एम्बुलेंस बुलाओ ना। आंटी, कुछ कीजिए, ये सो नहीं रहा, बेहोश हो गया है। वो कचरा बीनने वाला बच्चा सबकी तरफ मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसी समय मॉल के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी, आयुष, आयुष, मेरा बच्चा कहाँ है? एक अमीर कपल भागते हुए बाहर आया। महंगे कपड़े, ब्रांडेड सनग्लासेस, हाथों में शॉपिंग बैग्स। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटा देखा, उनकी दुनिया हिल गई। मां उसके पास बैठ गई। आयुष, मम्मा यहां है, आंख खोलो। और अचानक उसकी नजर गई उस छोटे कचरा बीनने वाले पर, जिसके हाथों पर खून लगा था, जो बच्चा बचाने की कोशिश कर रहा था। यही है, यही परेशान कर रहा था मेरे बेटे को। मां ने चीख कर कहा। बाप गुस्से में गरजा, इन लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। भिखारी, चोर, गुंडे, सब यही जमा रहते हैं मॉल के बाहर। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने नहीं पूछा कि टक्कर किसने मारी। किसी ने नहीं देखा कि जो बच्चा झुककर घायल को संभाल रहा था, वही अकेला था जो कुछ कर रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, हां, मैंने इसे पहले भी देखा है, मॉल के बच्चों के आसपास घूमता रहता है। किसी ने अफवाह उड़ाई, किडनैपिंग के बहुत केसेस बढ़ गए हैं आजकल। इसी अफरातफरी में किसी ने पुलिस बुला ली। सायरन की आवाज आई, 2 पुलिस वाले उतरे। मां टूट चुकी थी, रोते रोते बोली, यही है इंस्पेक्टर साहब, यही करेगा ऐसा काम, देखिए इसकी शक्ल, हमारे बच्चे के पास यही था। बाप ने जोड़ा, इन्हीं लोगों की वजह से क्राइम होता है, उठा के ले जाइए इसे। भीड़ ने भी एक सुर में कहना शुरू कर दिया, इसी ने मारा है, इसी ने धक्का दिया, इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने देखा था। किसी ने ये नहीं पूछा कार का नंबर क्या था। पुलिस ने सबसे आसान रास्ता चुना। कचरे वाले के बेटे को उठाकर थाने ले गए। चिंटू रोता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस मदद की थी। लेकिन उसकी आवाज गाड़ियों के हॉर्न और लोगों के आरोपों में दब गई। जब यह खबर उसके पिता तक पहुंची तो वो दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। उसका नाम था रामू, उम्र 40 के आसपास। दिन भर शहर में कूड़ा बीनने वाला, रद्दी बेचने वाला, चेहरे पर धूप की मार, आंखों में जिंदगी की मार। वो थाने के अंदर घुसते ही घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो लोगों की मदद करता है, कुत्ते बिल्लियों को भी खाना दे देता है, वो किसी बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकता है? पुलिस ने ठंडे लहजे में कहा, सबूत है? कोई गवाह है? गरीब हो इसलिए छोड़ दे, ऐसा रूल है क्या? रामू के पास न पैसा था, न वकील, न कोई पहचान, बस आंसू थे और बेटे की बेगुनाही पर भरोसा। काफी मिन्नतों के बाद उसे अपने बेटे से मिलने दिया गया। थाने के एक छोटे से कमरे में कोने में बैठा चिंटू हथकड़ी में बंधा रो रहा था। रामू ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, क्या हुआ था? सच सच बता। चिंटू ने सुबकते हुए कहा, पापा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। एक गाड़ी आई थी, बहुत तेज थी, बिना देखे टक्कर मारकर भाग गई। मैं तो सड़क के किनारे प्लास्टिक उठा रहा था। जैसे ही बच्चा गिरा, मैं सबसे पहले भाग कर गया, उसे उठाया, सबको आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। लेकिन सबने मुझे ही चोर बना दिया। पापा, रामू समझ गया, बेटा झूठ नहीं बोल रहा, उसने हमेशा उसे सच बोलना सिखाया था। चिंटू के आंसू देखकर भी वो जान गया, ये वही बच्चा है जो इंजर्ड परिंदों को घर ले आता था, जो भूखे कुत्तों को रोटी देता था। अब कचरे वाले के सामने कोई रास्ता नहीं था, ना पैसा, ना वकील, ना कोई ऊपर वाला जान पहचान वाला। वो भारी कदमों से उसी सड़क पर लौटा जहां एक्सीडेंट हुआ था। कूड़ेदान के पास जाकर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने तुझसे क्या मांगा था? बस इतना कि मेरे बच्चे को ईमानदार रखे। आज तूने उसे ही मुसीबत में डाल दिया।
उसी समय पास के एक चाय वाले ने उसे देखा। अरे भैया, क्यों रो रहे हो? आओ चाय पी लो। रामू ने चाय वाले को पूरी कहानी सुना दी, कैसे पुलिस ने उसके बेटे को उठाया, कैसे सबने बिना सोचे समझे उसे दोषी मान लिया। चाय वाला चौंक गया। अरे, सबने देखा था, तेरे बेटे ने नहीं, उस कार वाले ने मारा था। गाड़ी इतनी तेज थी कि हम नंबर तो नहीं देख पाए, लेकिन डायरेक्शन याद है। और हाँ, यहां के सब दुकानदार गवाह है कि तेरे बच्चे ने ही सबसे पहले मदद की थी, धक्का नहीं दिया था। रामू के दिमाग में एक उम्मीद जगी। भैया, कोई गाड़ी का नंबर देखा था क्या? तभी बगल वाली पान की दुकान वाला बोला, गाड़ी सफेद रंग की थी, एसयूवी। नंबर पूरा तो याद नहीं, पर आधा आधा याद है, DL8C 247 जैसा कुछ था। और हाँ, सामने वाला CCTV कैमरा भी है ना, मॉल के गेट पर। यहीं से रामू के अंदर एक नई हिम्मत जागी। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। चिंटू को जुवेनाइल के तौर पर पेश किया जाने वाला था। उस पर धारा लगी थी, लापरवाही से चोट पहुंचाना, मारपीट, जान जोखिम में डालना। अगर दोषी साबित हो जाता तो उसकी पूरी जिंदगी पर एक दाग लग जाता। कोर्ट में जज फाइल देख रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट साफ थी। आसपास से जानकारी मिली कि यह लड़का अक्सर बच्चों के आसपास घूमता था। घटना के समय इसे इंजर्ड लड़के के पास पाया गया, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा, कोई गवाह? थोड़ा इधर उधर देखा गया। अमीर कपल बैठे थे, मां रो रही थी। जज साहब, हमारे बेटे को बहुत चोट आई है, इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। जज केस खत्म करने ही वाले थे कि तभी दरवाजा खुला। रुकिए जज साहब। पूरा कोर्ट सन। सबकी नजर दरवाजे की ओर। फटे कपड़ों में एक कचरा बीनने वाला रामू अंदर आ रहा था। उसके पीछे 2-3 लोग, चाय वाला, पान वाला, पास की दुकान का मालिक। कई पुलिस वाले गुस्से में बोले, कोर्ट का अपमान है, इसे बाहर निकालो, ये सुनवाई के बीच में कैसे आ सकता है? रामू हाथ जोड़कर बोला, बस एक मौका दीजिए जज साहब, मैं साबित कर सकता हूं, मेरा बेटा निर्दोष है। जज ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम रामू है, ये लड़का मेरा बेटा है। कल का एक्सीडेंट मैं नहीं देख पाया, लेकिन यहां मौजूद ये सब लोग, सब देखे हुए गवाह हैं। उसने बाहर इशारा किया। एक एक करके दुकानदार अंदर आए। चाय वाला आगे बढ़ा। जज साहब, मैंने देखा था, गाड़ी बहुत फास्ट थी, उसने ब्रेकिंग बिना देखे मारी, बच्चा टकराकर गिरा। ये लड़का, आपके सामने खड़ा आरोपी, इसने सबसे पहले भागकर बच्चे को उठाया था। अगर ये नहीं होता तो खून और ज्यादा बह सकता था। पान वाला बोला, मैंने भी देखा था, ये तो चिल्ला रहा था, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। हम सब स्टन थे। गाड़ी वाला भाग गया, ये अकेला वही खड़ा रहा जब तक भीड़ नहीं आई। दूसरे दुकानदार ने कहा, मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। जज साहब, पहले सोच रहा था पुलिस को बताओ, लेकिन उन्होंने हमें सुना ही नहीं, बस बच्चे को पकड़कर ले गए। कोर्ट में सन्नाटा। जज ने भौहें चढ़ाई। आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? दुकानदार बोला, साहब, कोशिश की थी, पर पुलिस वाले ने कहा, हम जानते हैं क्या करना है, तुम अपना काम देखो। फिर हमें धक्का दे दिया गया। अब बात जज के हाथ में थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मॉल के सामने वाले CCTV फुटेज मंगवाइए। अभी कुछ देर बाद फुटेज कोर्ट में चलाया गया। सभी ने देखा, सड़क, बच्चा, तेज रफ्तार से आती कार, ब्रेक्स, टक्कर, बच्चा गिरा, कार सेकंड्स में भागी। फिर कुछ ही पलों बाद चिंटू भागकर आया, बच्चे को उठाया, उसे साइड में लिटाया, लोगों को मदद के लिए पुकारा। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि चिंटू ने धक्का दिया हो। जज ने फाइल बंद कर दी, गला साफ किया, फिर हथौड़ा उठाकर मेज पर मारा। कचरे वाले का बेटा निर्दोष है। पूरे कोर्ट में एक हल्की सी हलचल हुई। जज ने पुलिस की तरफ देखा, आवाज कड़ी थी, गरीबी को अपराध समझ लिया आपने? फटे कपड़े देखे, कूड़ा बीनते देखा और मान लिया कि वही दोषी होगा? जांच कहाँ थी? सबूत कहाँ थे? गवाहों को सुना क्यों नहीं गया? आपको 7 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और इस केस की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग से होगी। हथकड़ियां खुली। चिंटू अपने पिता की तरफ दौड़ा, उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। रामू की आंखों से भी आंसू निकल आए, लेकिन इस बार राहत के। उसके हाथ बेटे के सिर पर थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सच का साथ मत छोड़ना। अमीर कपल चुप खड़े थे। उन्हें भी एहसास हुआ, जिस बच्चे पर उन्होंने उंगली उठाई वो दोषी नहीं, मददगार था। मां ने संकोच से कहा, हमें माफ कर दो। रामू ने बस इतना कहा, भगवान आपको आपका बच्चा ठीक ठाक वापस दे।
बस यही काफी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो गरीब को पहले दोषी मान लेता है, जो फटे कपड़ों को अपराध का प्रमाण समझ लेता है, जो बिना जांच के, बिना सुने फैसला सुना देता है। सच अक्सर फटे कपड़ों में खड़ा होता है और इंसाफ तभी मिलता है जब कोई हार नहीं मानता, चाहे वह एक कचरा बीनने वाला ही क्यों न हो, जो अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में लिखें, गरीबी गुनाह नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।